नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में मैंने बहुत दिन हो गया कुछ भी वीडियो मैंने नहीं डाला। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते रहते, सर आप वीडियो क्यों नहीं डालते, आपके समझाने का तरीका देसी तरीका है, बढ़िया तरीका से आप समझाते हो, आपके समझाने का भाषा हमें बहुत अच्छा लगता है और आप बनाइए वीडियो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहा चलो मैं अब आपके लिए नाड़ी परीक्षण के इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वहां से अब निरंतर मैं 2 दिन या 3 दिन में एक वीडियो बना करके मैं आपके सामने रखता हूं। तो आज का हमारा संदर्भ है, आज का हमारा प्रसंग है कि अगर किसी आदमी के नाड़ी परीक्षण वायु यानी आपके इंडेक्स फिंगर में आपने वायु के 5 भेद को चेक करना है ना। सब कुछ आपने सीख लिया, धातु को कैसे चेक करें, दोषों को कैसे चेक करें। अब आप आगे दोष भेद के लिए प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि वायु के ये 5 भेद है। मान लीजिए किसी आदमी के माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किस चीज का, माइग्रेन का। तो माइग्रेन जो है किस धातु किस दोष के कारण से हुआ है। भाई कहीं भी दर्द जो है वो वायु के कारण से होता है, ये तो हम जानते हैं ना, ये तो ये साधारण भी जानता है। लेकिन वायु तो अगर 5 है तो यह दर्द किसकी वजह से हो रहा है, प्राण से है, अपान से है, व्यान से है, समान से है। ताकि इलाज भी फिर प्राण से अगर है तो इसका इलाज फिर उसी हिसाब से दिया जाए, जो प्राण वायु है उसको समन करने वाली इलाज होनी चाहिए। अगर ये माइग्रेन समान वायु से होता होगा तो निश्चित है कि आप उस व्यक्ति के समान वायु, अगर माइग्रेन समान वायु से है तो फिर आपने समान वायु का इलाज करना है। तो माइग्रेन किस कारण से, आपने देख तो लिया कि भाई समान, आपने प्राण वायु देख लिया, तो अब यहां पर आपने यह भी जानना है कि प्राण वायु जो बिगड़ा है उस प्राण वायु भी क्षयजन्य कारणों से है या वृद्धिजन्य कारणों से है, इसको जानना जरूरी है। तो हर चीज को आपने जरा नोट करना है और ध्यान से हमारे हर एक लफ्ज को बड़ी चतुराई से, बड़ी ध्यान से समझना है। बेशक आंख बंद करके सुन लो, नाड़ी परीक्षण बहुत साधारण चीज नहीं है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बमन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उल्टी और जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, जलन के साथ साथ उसको वोमिटिंग भी हो रही है। तो ये किस कारण से होता होगा, वायु के वजह से ऐसा, क्योंकि वायु के वेग से ही हो रहा है ना। तो वमन जो है वो वायु के कारण से होता है। तो वायु में कौन सा वायु है, और क्योंकि दोष दूष्य सम्मूर्षणम से व्याधि अगर है, एक दोष दूसरा दूष्य दोनों मिले, दोनों में मिलन हुआ, एक ऐक्यकरण हुआ, यानी दोनों जैसे पानी और आटा को मिलाया गया, गूंथा गया तो एक पेड़ा बना, उसके बाद रोटी हमने बनाया। तो दोष और दूष्य के मिलने से अगर व्याधि उत्पन्न होता है, जो वमन हो रहा है वहां कहीं ना कहीं वायु तो है। अब वायु में कौन सा वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो इस चीज को आज हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपके प्राण वायु में पित्त से आवृत आपका प्राण वायु है, ध्यान से सुनना जरा इसको। अगर आपका प्राण वायु यानी आपने यहां उंगली रखा और रखने के बाद आपने देखा प्राण वायु में वाइब्रेशन हो रहा है, प्राण वायु में वाइब्रेशन हो रहा है, तो आप उसको क्या रोग, कौन सा रोग कहोगे। सबसे पहले दिमाग में बैठाना चाहिए माइग्रेन, क्योंकि प्राण वायु के वजह से माइग्रेन होता है। आपके दिमाग में आना चाहिए कान से आवाज आता है, क्योंकि प्राण वायु के बिगड़ने से कान से आवाज आता है। ठीक है। तीसरे आपके दिमाग में आना चाहिए चक्कर आता है कि नहीं, क्योंकि यह भी प्राण वायु के वजह से होता है। तीसरे में शिथिलता, शरीर में बहुत ज्यादा शिथिलता, यह भी प्राण वायु के ही वजह से होता है। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चिंता करना, एक बात को सुन लिया, किसी ने नेगेटिव कुछ कहा, बस बात के पतंगर मन ही मन बनाना, बोलना कुछ नहीं,
तो ये प्राणवायु के वजह से होता है। और अनिद्रा, और बहुत सोने के बाद अगर सो लिया, एक तो नींद नहीं आएगा, अगर सो लिया तो सपने बहुत ज्यादा आएगा। यह सभी प्राणवायु के बिगड़ने का सिम्टम्स है, लक्षण है। इसे जरा आप नोट कीजिए। अब यहां पर हमने ये देखना है कि बिगड़ा तो प्राणवायु है, लेकिन किसने बिगड़ा है? क्या कफ ने या क्या पित्त ने? अगर पित्त ने बिगड़ा है तो क्या लक्षण होगा, अगर कफ ने बिगड़ा है तो क्या लक्षण होगा। मगर बिगाड़ेगा कैसे? तो प्राणवायु बहने वाला जिसे हम वात वाहिनी नाड़ी बोलते हैं, जिसे हम वात वाहिनी नाड़ी बोलते हैं। देखो, शरीर का संचालन जो निर्माण भगवान ने, प्रकृति ने जो बनाया, बड़ा अजीब तरीका से बनाया। इसके अंदर बहने वाले हर एक चीज का रास्ता बिल्कुल अलग अलग है। तो प्राण वात वाहिनी नाड़ी में कहीं ना कहीं बिगड़ते, उलट पुलट होते हुए, बिखरते हुए, अगर पित्त जाकर के उस रास्ते को अवरोध पैदा करता है तो तुरंत उस आदमी को बमन यानी उल्टी होगा। उस आदमी के चेस्ट में और गले में कहीं ना कहीं दाह यानी जलन होगा। अगर पित्त से है तो माइग्रेन में जलन होगा, अगर कफ से है तो माइग्रेन में जकड़ाहट होगा। तो प्राण वायु भी है, अगर उसमें कफ है तो वहां पर जकड़न होगा और उसके होते हुए माइग्रेन होगा। अगर पित्त है, माइग्रेन तो होगा मगर जलन होगा। पित्त ने अपने सिम्टम्स को दिखाना है, कफ ने अपने सिम्टम्स को दिखाना है। लेकिन ये एक चीज, यदि प्राण वायु को पित्त ने अवरोध पैदा किया, मैंने कहा था कि वृद्धिजन्य क्षयजन्य व्याधि और मार्ग अवरोध जन्य समस्या, हाँ, ये बहुत शरीर के अंदर होता है। हर दवाई में ये दो गुण देखे जाते हैं। एक वो जो मार्ग अवरोध हो रहा है उसको काटने का काम करता है, और दूसरा वो क्षय होने के वजह से, धातुओं की क्षय होने के वजह से, मलों के क्षय होने के वजह से, दोषों के क्षय होने के वजह से, मानस गुणों के क्षय होने के वजह से शरीर में जो नुकसान हो रहा है उसकी अभिवृद्धि के लिए कुछ ब्रह्मण द्रव्य प्रदान, कुछ गुण को समाहित किए हुए कुछ औषधि है। तो मुझे लगता है ये दो तरह के औषधि का चुनाव हमें करना चाहिए। जैसे देखो, एक बहुफली के करके एक वनौषधि है, बहुफली, जिसको पानी में रखो 10 घंटे तक तो एकदम एलोवेरा का जेल जैसे बनता है। अगर किसी को क्षयजन्य व्याधि है तो बहुफली के पानी पिलाया जा सकता है, क्योंकि वो शरीर में धातुओं का निर्माण करेगा। लेकिन गोमूत्र, लेकिन शिलाजित, ये सभी मार्ग अवरोध जन्य व्याधि में अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कुछ गर्म है और गर्म होने के साथ साथ ये शरीर में स्वेद उत्पन्न करके उस रास्ते को प्रशस्त करने का काम करते हैं। इसीलिए जब किसी के लिए भी जब आप दवाई का निर्माण करेंगे तो ये दो चीज को आपने ध्यान देना है कि सामने वाला जो रोगी है उसका धातु क्षय हुआ है या मार्ग अवरोध हुआ है। ध्यान देना, हर रोग में यह दो चीजें जरूर आपको दिखाई देगा। क्या डायबिटीज है? बहुत सारे डायबिटीज के रोगी के मुंह से आपने सुने होंगे, भैया मैं जब मैं कोई कड़वा चीज खाता हूं तो मुझे और ज्यादा कमजोरी और ज्यादा चक्कर आता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब मैं गुड़मार के पौधा के उसके पत्ते खाता हूं तो मुझे दिक्कत बढ़ती है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति में जो डायबिटीज हुआ है वो धातु क्षय के कारण से हुआ है। हालांकि डायबिटीज शरीर में इंसुलिन की कमी, इंसुलिन क्या है? एक अग्नि है, तो जठराग्नि की कमी तो जरूर है, लेकिन साथ साथ में भैया धातु क्षय भी है। तो यहां पर उसके लिए दवाई ऐसा होना चाहिए जो धातु की अभिवृद्धि भी करे, धातु की वृद्धि भी करे, लेकिन क्षय न करे, और उसके साथ साथ अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा बढ़िया है। जैसे NEO, चरक फार्मेसी का एक दवाई है नियो, ये दवाई इसमें बहुत परफेक्ट बैठता है। तो ऐसा करके हमें ये देखना होगा कि वह दवाई जो है मार्ग अवरोधजन्य व्याधि में काम करने वाला है या धातु क्षय जन्य व्याधि में काम करने वाला है।
तो ये तो आपने सीख लिया, ठीक है। अगर पित्त से बधा हुआ है आपका वायु तो यहां दो सिम्टम्स नजर आ गए आपके सामने, एक है बमन, दूसरा है दाह, ठीक है। मैं आज जो आपको बोल रहा हूं ये ग्रंथों के आधार पर बोल रहा हूं, ये किसी गुरुजी ने नहीं सिखाया, मैंने ग्रंथों में पढ़ा और वही चीज आपके सामने अपने एक थोड़ा सा देसी तरीका से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको ना बस समझ में आ जाए। अगर वही प्राण वायु जो प्राण वायु है बिगड़ा है मगर मार्ग अवरोध जन्य कफ ने इसके रास्ते को बंद कर दिया, कफ ने, तो क्या क्या होगा, उसके शरीर में दुर्बलता, कमजोर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वायु का रास्ता बंद हो रहा है। उस चीज से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रयत्न करता है, अंदर ही लड़ रहा है तो मेहनत ज्यादा शरीर कर रहा है, दुर्बलता उसके शरीर में, क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वहां पर ज्यादा खपत हो रहा है, तो कमजोरी उसमें स्पष्ट यहां अब दिखेगा। और साथ ही साथ में अंग साथ आपके अंग में एक प्रकार का, जैसे कि बहुत सारे लोग डंडे मार रहे, डंडे मारने के बाद शरीर की क्या गति होती है, तो वो गति कभी कभी आपको लगता है जब सो करके सुबह सुबह उठे तो शरीर फ्रेश होना चाहिए, लेकिन लगता है कि यार कहीं से आप लड़के आए हो, है ना, तो ये स्थिति आपके सामने कफ के वजह से होता है। उसके साथ साथ तंद्रा, तंद्रा क्या है, अभी नींद भी आया नहीं है, सोया भी नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा जवाई हाय हाय करते रहना, ये सारे तंद्रा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और क्या होगा, मुख विसरता, मुंह में एक प्रकार का एक बहुत अजीब सा एक स्वाद आपको महसूस होता है, तो ये सारे कफ ने जो मार्ग अवरोध किया उसी का ये सब लक्षण है। इसके बाद आता है दोस्तों उदान वायु। उदान वायु में अगर समस्या होगा तो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि बोलने की जो तरीका है उसमें गड़बड़ होगा, भाषण वक्तव्य जो कैपेसिटी है, कुछ तोतला के ज्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत लंबा समय हो गया बचपन जन्म से अभी तक बोलता ही नहीं है, डॉक्टर साहब क्या कारण है, कहीं इसका ग्रह तो खराब नहीं है, राहु तो बिगड़ा नहीं है, जरा पूजा पाठ करिए, तो जरा कुंडली तो देखिए, अरे भैया उदान वायु के कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। तो हमें उदान वायु को खोलने वाली, ठीक करने वाली चिकित्सा यहां चलानी चाहिए। और भाषण बोलने में असमर्थ आदि, उदान वायु जब बहुत ज्यादा बिगड़ता है तो आवाज नहीं निकलती मुंह से, तो संभाषण शक्ति उदान वायु ही देता है। उसके साथ साथ स्मरण शक्ति देना, पेट में कुछ समस्या और हिचकी का आना, स्मरण शक्ति का नष्ट होना, अधिक थकान का महसूस होना और बार बार सांस फूलता रहना, सांस बहुत ज्यादा फूलता है, हांफते रहना, पहाड़ में चढ़ा थोड़े ऊपर तक पहुंचा, अरे भैया मेरे से जाया नहीं जाता, अब सांस लंबी लंबी फूलने लग पड़ा, ये सारे उदान वायु के ही बिगड़ने से होता है। अगर उदान वायु में पित्त अवरोध पैदा करता है, उदान वायु में पित्त अवरोध पैदा करता है तो दाह यानी जलन, क्योंकि पित्त का सिम्टम्स उदान वायु में दिखेगा, मूर्छा चक्कर आना, भ्रम ऐसे करके घूमना, चक्कर आना है ना, भ्रम उदान वायु की वजह से होता है। मैंने आपको बताया कि भ्रम जो है वहां पर भी वायु और पित्त का सिम्टम्स होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो भ्रम जो है यह भी उदान वायु के वजह से होता है, ठीक है जी। और उदान वायु में जब पित्त अवरोध पैदा करता है तो भ्रम, दाह, मूर्छा, ये तीन चीजें बताया गया है। ऐसे ही अगर कफ उदान वायु को अवरोध पैदा करता है, यानी कफ उसको ब्लॉक करता है उसके रास्ते में, तो दिक्कत क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला दिक्कत है कि आपके शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है, पसीना रुक जाता है, शरीर में ना एक प्रकार का रोमांच है ना, एक प्रकार का अजीब टाइप का रोमांच शरीर में होता है। भाई सही जगह में रोमांच हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बे जगह में ही अगर रोमांचित शरीर होने लग जाए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो वाले जो रोमांचित है शरीर जब होता है वो इसी उदान वायु में कफ ने अवरोध पैदा करने से होता है। अग्निमांद्य, अग्निमांद्य यानी आग की कमी, डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम होना, खा तो लिया लेकिन पचेगा नहीं, आग है नहीं, तो यहां से डायबिटीज होने का भी
दिक्कत बढ़ जाती है। और शरीर में ना एक प्रकार का ठंडी हमेशा लगते रहना, कंबल के अंदर बैठा है, रजाई के अंदर बैठा है, फिर भी शरीर कांप रहा है, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो यहाँ पर भी उदान वायु में कफ जब अवरोध पैदा करता है तो ऐसा होता है। इलाज क्या होनी चाहिए? इलाज यही है कि जो कफ शामक जो इलाज है, कफ को हटाने वाली इलाज, मार्गजन्य अवरोध में कभी भी जिसने मार्ग का अवरोध किया सबसे पहले उसका चिकित्सा जरूरी है। फिर उसके बाद जो दोष है जैसे कि उदान वायु है, फिर उसके उदान वायु की चिकित्सा होनी चाहिए। अब आ गया तीसरे नंबर में समान वायु। तो समान वायु यानी आपके नाभि के निकट में है, अग्न्याशय के जस्ट सामने है। यह अग्नि को, आपके पाचन तंत्र को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। अगर यहाँ पर पित्त द्वारा आवृत है आपका समान वायु, तो यहाँ अब क्या होगा, आपके शरीर में पसीना अधिक आएगा, क्योंकि अग्नि यहाँ बढ़ेगा। क्योंकि पित्त के सामने बैठा है, उसे पित्त ने अवरोध पैदा किया है, वायु भड़केगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी और क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ गर्मी बढ़ेगी और पसीना शरीर में अधिक आएगा। और उसी गर्मी के वजह से दाह यानी शरीर में बहुत जलन होगा पेट के आसपास में, और उसी के कारण से मूर्छा भी होगा और शरीर आपका बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, है ना। ऐसे करके हाथ लगाओ तो, है ना, नाड़ी चेक करते हुए पता चल जाता है हाथ इतना गर्म है भाई। बुखार तो नहीं है मगर शरीर बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो समान वायु बिगड़ा है, बिगाड़ा किसने है? पित्त ने है। इलाज किसका किया जाए? वायु का? अरे नहीं, सबसे पहले पित्त जो है, पित्त शामक इलाज होनी चाहिए। क्या है पित्त शामक इलाज? सबसे पहले कुछ ऐसे दवाई दे दो जो कि विरेचन का काम करता है। पहले विरेचन कर लो, फिर पित्त का शमन करो, और उसके बाद फिर वायु जो आपका जो समान वायु है वो अपने आप रास्ते में आ जाएगा। क्योंकि अवरोध जिसने पैदा किया उसको हटा कर फेंक दो, अपने आप वायु का अपना रास्ता खुल जाएगा। फिर उसको तो फिर कुछ करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसमें अब यदि कफ अगर इस समान वायु को अगर यहाँ अवरोध पैदा करता है तो लिखा है मलमूत्र का अवरोध होना, यूरिन का और मल का बिल्कुल बंद हो जाना, है ना। मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया, कहते हैं कि सर पेट फूलते जा रहा है, लगता है कि पेट फूट जाएगा, चीरा पड़ने वाला है। फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया 2-3 दिन तक बेचारा उन्होंने अटकाए रखा। उनको भी समझ में नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। फिर बाद में समझ में नहीं आया, बेचारा बच्चा जो है ऊपर से गैस बढ़ते जा रहा है, गैस बन रहा है ऊपर से, और नीचे से वायु जा नहीं रहा है, मलमूत्र दोनों अवरोध हो गया। किस वजह से हो रहा था? समान। उसने आयुर्वेद थोड़ी पढ़ा होता, आयुर्वेद पढ़ा होता तो काम आता ना उसका। डॉक्टर तो एमडी था, अब उनके वहां पर तो ये समान वायु प्राण वायु का तो कोई काम ही नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर बाद में उन्होंने 3 दिन के बाद कहा कि भैया ऐसा है कि तुरंत यहाँ से इनको बड़े हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट करो। फिर इन बच्चों के माँ बाप कहने लगे कि भैया अभी आप कह रहे हो 3 दिन के बाद जब बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा, अब यहाँ से वहां तक पहुंचाने से पहले ही अगर कुछ हो गया फिर क्या होगा जी। तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज ऐसा करो, जो कुछ भी मेरे ऊपर करना बाद में करो, फिलहाल बच्चे को लेके जाओ। माँ उसके जो पापा है उन्होंने बच्चे को, छोटा बच्चा कंधे में उठाया, पौड़ी से सीढ़ी से नीचे की ओर जा रहे थे, तो बच्चे का जो है ना थोड़ा झटका सा लगा, क्योंकि समान वायु में कफ से अवरोध हो रहा था। तो समान वायु का जो है ना गति जो है खुल गया, झटका मारने से झटका लग गया ना नीचे जाने से, तो तुरंत उसके मल जो है एकदम नीला कलर वाला मल बाहर निकलना शुरू हुआ। तो करते करते बाद में बच्चा जो है पेट बिल्कुल हल्का हो गया, क्योंकि मल पूरा ही नीचे निकल गया, पेट उसका हो गया हल्का। और उसके बाद फिर उस डॉक्टर ने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत, हम ठीक कर देंगे। करते करते इलाज तो हो गया, लेकिन बाद में उस बच्चे को मिर्गी का समस्या होना शुरू हो गया, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। तो ये कहां से हुआ? समान वायु में कफ ने अवरोध पैदा किया था, उसके वजह से ये सारी समस्या हो गया। इसका इलाज क्या था कि उसके जो कफ है, कफ को प्रशस्त करने के लिए कुछ पहले बमन कराते, है ना, या उनको कुछ विरेचन या वस्ती दे देते, क्योंकि वायु तो था ही ना, तो वस्ती दे करके थोड़ा निकाल देते या बमन करा देते, ऐसा कुछ करते पहले ही। लेकिन उन जो डॉक्टर साहब है उन्होंने आयुर्वेद तो पढ़ा नहीं था, ये समान वायु प्राण वायु तो वो लोग तो इसको कुछ मानते नहीं है, इसीलिए ये सारे दिक्कत हो गए। उनके हॉस्पिटल में इस तरह की बहुत सारी समस्या होता रहता है। तो खैर आप और हमें तो आयुर्वेद से संबंधित जिज्ञासाओं को समझना है और सुनना है।
तो समान वायु में कफ के अगर अवरोध पैदा करता है तो मल मूत्र का अवरोध होता है। और दूसरा गात्र हर्ष, आपके शरीर में एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होगा बार बार, है ना। एक जैसे पानी में हिलोरे उत्पन्न होता है ना, हिलोरे उठते जैसा, ऐसा ही शरीर भी ऐसा ही होता है, हमेशा खुशी का ऐसा है ना। शरीर में जब हिलोरे, मतलब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रकार का ना हमेशा खुशी के जैसा शरीर एक प्रकार का हिलोरे मारता है शरीर में। तो ये भी वायु में कफ अवरोध, जब समान वायु में जब कफ जब अवरोध पैदा करता है तो ये होता है। दूसरा शरीर में फिर रोमांच, शरीर में हिलोरे होना, है ना, और रोमांचित होना शरीर बार बार, ये सारे समान वायु में कफ के अवरोध से ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे अपान वायु के बारे में। अपान वायु में अगर, अब अपान वायु का काम क्या है, ये प्रसार शरीर से हर एक चीज, चाहे वो मल हो, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो वीर्य हो, चाहे वो शोणित हो, चाहे कुछ भी हो जो शरीर से बाहर निकलता है, चाहे पसीना हो, चाहे आंखों से निकलने वाले आंसू हो, चाहे कान से निकलने वाला मैल हो, चाहे ये दाढ़ी हो, चाहे बाल हो, कुछ भी हो जो शरीर से बाहर निकल रहा है, शरीर को झाड़ू पोछा लगाने का जो काम है वो कौन करता है, वो अपान वायु करता है। तो अपान वायु अगर बिगड़ जाता है शरीर में तो शरीर की जो प्रसारण जो शक्ति है, कैपेसिटी है, कभी पसीना बंदा हो रहा है, कभी आंखों से आंसू आना ही बंदा हो रहा है, कभी कान से मैल निकलने के प्रोसेस उसमें दिक्कत आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। समान वायु और अपान वायु इनके मिले जुले क्रियाओं से ऐसा होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राण वायु जब बिगड़ता है तो उसके वजह से उदान वायु बिगड़ता है। प्राण और उदान बिगड़ने से समान बिगड़ता है, ये तीनों बिगड़ जाए फिर तो राम राम, अपान भी बिगड़ गया और समान भी, ब्यान भी बिगड़ गया, ठीक है ना जी। इसीलिए एक के बिगड़ने से दूसरे को बिगड़ता है, दूसरे तीसरे को, तीन मिलकर के फिर सारे बिगड़ना शुरू कर लेते हैं। तो अपान वायु जब बिगड़ता है तो समान वायु में जो कार्य हो रहा था उसी चीज को अब ये आगे बढ़ाएगा, यानी कि शरीर से बाहर निकालने का जो काम था ना उस काम में ये अवरोध पैदा करेगा। और अब आप जानते हो कि अपान वायु में अगर परेशानी होगी तो बड़ी आंत में दिक्कत होगा, क्योंकि अपान वायु कहीं ना कहीं हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर इसका निवास है। तो बड़ी आंत में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा और आपके सिर के पिछले भाग में दर्द कभी कभी होगा। अपान वायु बड़ी आंत है, वहां से एक तार वहां पर जाता है और यहां पर कभी कभी झंझनाहट सा होगा। अपान वायु के बिगड़ने की वजह से ऐसा होता है। और अपान वायु जब बिगड़ता है तो मल मूत्र वीर्य मासिक धर्म में कभी कभी अनियतता और आपके जो आपकी जो वीर्य है वो जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना वीर्य स्खलन होना बहुत जल्दी, है ना, शीघ्र पतन जिनको हम बोलते हैं, वो इसी अपान वायु के बिगड़ने से ही होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कटिशूल, खड़ा है बंदा और कटी प्रदेश में बिल्कुल दर्द होना, ये विशेष करके अपान वायु के वजह से होता है। ध्यान देना, आपके कटी पृष्ठ में यहां जो दर्द होता है वो अपान वायु के वजह से होता है। मैं हिप के बात नहीं कर रहा हूं, हिप से थोड़ा ऊपर जिसे हम कटी प्रदेश बोलते हैं, जहां पर ऐसा होता है, ये वाला भाग, ये बीच का सेंटर वाला, वहां जोरों का दर्द होना, यह क्या है, यह आपका अपान वायु के वजह से ऐसा मानना चाहिए। अब उस अपान वायु में यदि पित्त से आवृत होने के वजह से अपान वायु अगर आपका व्यथित है तो उसका क्या लक्षण होता है आपके शरीर में, क्योंकि पित्त है जलन देगा तो आपके संपूर्ण शरीर में दाह होता है। मान लो कि आपके कटी भाग में दर्द होता है और कहीं ना कहीं जलन होता है, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, आपके अपान वायु में पित्त क्या कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। तो इलाज क्या होना चाहिए, पित्त सामक जो विरेचन आदि औषधि से शरीर को जो पित्त है उसको बहिष्कृत करके पित्त सामक दवाइयों का यहाँ पर प्रयोग होनी चाहिए। नागर मोथा हो गया, जैसे यहाँ पर आंवल की रसायन हो गया, तो इन दवाइयों का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। हालांकि दवाई कौन सा प्रयोग करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं काफी लंबा इसमें वीडियो बन चुका है। तो आइए जरा, अपान वायु में पित्त अगर अवरोध पैदा करता है तो हमने बात किया शरीर में दाह यानी जलन होगा, उष्णता शरीर में खूब दिखेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मूत्र का यानी यूरिन का रंग
लाल कलर का होगा। जैसे ही आपने देखा कि आपका यूरिन रक्त वर्ण का हो रहा है, वैसे ही समझ लो कि आपके अपान वायु में पित्त अवरोध पैदा कर रहा है। तो तुरंत इलाज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जिसने अवरोध पैदा किया उसका यानी पित्त शामक औषधियों का प्रयोग होनी चाहिए। पित्त, यहाँ देखो विरेचन का ही ज्यादा महत्व हमारे मनीषियों ने बताया है। अगर उसी अपान वायु में कफ आवरण पैदा करता है, कफ रोक देता है और उसके वजह से आपका अपान वायु व्यथित हो जाता है, बिगड़ जाता है, मार्ग अवरोध होने के वजह से अपान वायु जो है ना अपने रास्ते को छोड़ करके दूसरी कोशिकाओं में चला जाता है, अलग अलग बिगड़ जाता है ना, अपने मार्ग को चेंज करता है, तो आपके वस्ती प्रदेश में बहुत भारी वेदना होता है, वहां कुछ भारीपन महसूस होता है, कभी कभी खुजली जैसी स्थिति वस्ती गुदा मार्ग में होना कभी कभी शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। सर्दी के मौसम में तो विचलित हो जाते हैं, गर्मी में भी कभी कभी तो बुरा हाल हो जाता है, ठंडे बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये सभी किस वजह से होता है? आपके अपान वायु में कफ के द्वारा आवृत होने से, ब्लॉक होने से ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे व्यान वायु के बारे में। व्यान वायु का काम क्या क्या है? शरीर में जितने भी जो चीजें उसको सर्कुलेशन करना कहीं ना कहीं व्यान वायु का काम है। क्या क्या काम है इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना कहीं ना कहीं मुख्यतः व्यान वायु का काम है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा माइनस है, बहुत ज्यादा प्लस है, तो चेक कर लो, उसके व्यान वायु में ही नाड़ी बजेगा कहीं ना कहीं, तो समझ में आएगा कि ये व्यान वायु है। इलाज भी व्यान वायु के ही हिसाब से मैं कल आपको बताऊंगा। प्राण वायु में विकृति उत्पन्न हो जाए तो क्या इलाज होनी चाहिए, प्राण वायु में जब पित्त मार्ग अवरोध करता है तो उसका क्या इलाज होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ आपको नॉलेज यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर व्यान वायु में प्रॉब्लम होती है तो समझ लो कि ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस रहेगा। दूसरी बात, आपके जोड़ों में मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। आपके जो जोड़ है ना, आपके हाथों के घुटनों के जो जोड़ है, वहां पर दिक्कत आना समस्या हो जाएगा। शरीर में कहीं ना कहीं कंपन है ना, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। शरीर, हाथ पैर जो कांपता रहता है ना बंदा, लिखते वक्त हाथ कपना, चलते वक्त पैर कपना, यूरिन पेशाब करते वक्त पैर कपना, है ना, ये सारी चीजें क्यों होता है? शरीर में वही व्यान वायु में विकृति पैदा होने की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ऐंठन होना शरीर में, यह भी व्यान वायु की वजह से होता है। और एक चीज आपने सुने होंगे हाई ट्राइग्लिसराइड, यह भी इसी कारण से होता है। यह क्या है हाई ट्राइग्लिसराइड? इसके बारे में आप अगर नहीं जानते, हमारे ब्लड में ना जब वसा, मोटापन है ना, ब्लड में थिकनेस जब बढ़ जाता है, वसा बोलते हैं ना उसको, वो जब बढ़ता है तो उसे बढ़ने का नाम है हाई ट्राइग्लिसराइड। तो इसके बढ़ने से बहुत सारे आपके लीवर से संबंधित परेशानी होती है, आपके जो है ना, आपके गॉल ब्लैडर में परेशानी होती है, आपके जो इंटेस्टाइन है वहां पर दिक्कत होता है। कई बार उनको जो है कि थायराइड जैसे समस्या भी दिखता है, बहुत सारी समस्या हाई ट्राइग्लिसराइड, इसको निरंतर चेक करते रहना पड़ता है। तो व्यान वायु के डिसबैलेंस होने से जो ट्राइग्लिसराइड है यह हाई हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था कि इसी कड़ी में आपके जो गल ब्लैडर है वो कहीं ना कहीं विकृत हो जाता है, या वहां पर अब स्टोन होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी व्यान वायु के वजह से होता है। आइए जरा, मार्ग अवरोध अगर व्यान वायु में पित्त करता है, यानी कि आपका जो पित्त है वो आपके व्यान वायु को अवरोध पैदा करता है, उसके रास्ते को बंद कर देता है, ब्लॉक करता है, तो उससे आपके शरीर में, आपके यानी आपके जो गात्र दाह है, आपके शरीर में जलन पैदा होगा। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, आपके हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, यानी आपकी जो ट्राइग्लिसराइड वो बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ में आपके शरीर में जलन हो रहा है, तो तुरंत आप समझ लो आपके शरीर में जो व्यान वायु बढ़ा है वो मार्ग अवरोधजन्य है, और वो भी पित्त के कारण से ऐसा हुआ है। ऐसा समझ करके तुरंत आपने ऐसा इलाज देना है जो कि पित्त शामक हो। इलाज हो जाएगा। क्या होनी चाहिए इलाज, हम आपको
कल बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सिम्टम्स ये बताता है, अगर आपके ब्यान वायु में अगर पित्त मार्ग अवरोध पैदा करता है तो अंग को झटकाना, अंग को पटकाना, ये सारे व्यवहार पित्त के अवरोध के वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें सिम्टम्स क्या दिखता है, आपके शरीर न हमेशा थका थका सा रहता है, तो ये सारे भी ब्यान वायु में पित्त के अवरोध होने से ऐसा होता है। लेकिन एक चीज ज्यादातर देखा जाता है कि उसके शरीर में जलन ज्यादा होता है, हाथ और पैरों को झटकाने का वो निरंतर प्रयास, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, कुछ लोग हाथ में घड़ी है ना तो ऐसा करके घड़ी को निकालते, ये सारे व्यवहार इसी कारण से होता है। कोई ज्यादा करते, कोई कम करते। दोष कभी कभी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और ऑटोमेटिकली दोष फिर मेंटेन हो जाता है, सामने एकदम समान अवस्था में आ जाता है। लेकिन हम अपने समाज में देखते तो है ना ऐसे लोग, कोई शरीर को झटकाता है, बात करते वक्त अपने पैरों को खूब जोर से झटकाएगा, है ना, शरीर को पता नहीं अजीब टाइप का ही करता है, मतलब झटकाने का काम करता है। तो वो सारे ब्यान वायु में पित्त के आवरण से होता है। उसको आप पूछ लीजिए धीरे से कि भैया आपको शरीर में कहीं जलन वगैरह होता है क्या, तो वो जरूर कहेगा। बाहर के जो स्किन है ना, जहां पर रस धातु जहां वहन करता है, जहां बहता है, वहां पर विशेष करके दाह पैदा करता है। तो गात्र दाह से ब्यान वायु में पित्त आवरण होने से ऐसा होता है। अगर ब्यान वायु में कफ आवरण पैदा करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है आपके संपूर्ण जो शरीर है उसमें एक प्रकार का अकड़न पैदा, ध्यान देना, आपका जो ब्यान वायु है ना संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। आपके शिखा से लेकर के पैर के अंगुष्ठ तक, पैर तल तक ब्यान वायु एक समान मात्रा में विचरण करता है और अपना काम करता है। अगर ब्यान वायु में कफ आवरण पैदा करता है, क्योंकि कफ कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो पिघलता नहीं, ये जम जाता है, इसीलिए उसी के फलस्वरूप क्या होगा, जकड़न, एकदम कड़कपन वहां पर उसके शरीर में होगा। और दूसरा इसमें सिम्टम्स है एपिलेप्सी के जो पेशेंट है ना, ज्यादातर देखा गया है, जो दंडापतानक कहकर के एक रोग है, अपतंत्र जो मिर्गी जैसा या हिस्टीरिया जैसा एक रोग, जहां पर रोगी बेहोश तो हो गया मगर शरीर में इतना जगड़ाहट है, एकदम पत्थर के तरह लेटा हुआ है, एकदम बांस के तरह, एकदम है ना, मूर्छा खा करके ऐसा गिरा कि बिल्कुल पेड़ के तरह उसका शरीर पूरा टाइट होकर के वो पड़ा हुआ है, अचेत अवस्था में है। तो यहाँ ब्यान वायु की विकृति है, मगर उसमें कफ के आवरण से ऐसा हमें समझना चाहिए। बस इतना समझ लो कि वो शरीर में, पूरे शरीर में एकदम टाइटनेस हो रहा है, तो उसके ब्यान वायु में कफ आवरण पैदा कर रहा है और इलाज भी कफ शामक होनी चाहिए। और शरीर बिल्कुल हल्का सा निस्तनाबूत, बिल्कुल इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, जैसे दारू पिया हुआ आदमी होता है ना, लुढ़कता रहता है। मैंने पहले कहा ना, हाथ छिड़कना, शरीर को झटकाते रहना, तो ये जो सिम्टम्स है ब्यान वायु में पित्त के, क्योंकि पित्त तो क्या करता है, पिघलाने का काम करता है। स्थिरता नहीं है ना पित्त में, कफ में स्थिरता है, चंचलतापन है वायु और पित्त में भी स्थिरता नहीं है। तो ये दोनों चंचल और चंचल दोनों जब मिल जाते तो फिर तो पूरा चंचलता उसके शरीर में दूर से ही नजर आता है। तो दोस्तों कहना तो बहुत कुछ था, इससे आगे हमने बात करना था कि अगर मान लो कि किसी के शरीर में, जैसे कि मान लो कि पक्वास है, आपकी जो अग्नि की, जहां पर अग्नि विद्यमान है वहां पर कफ अगर आपके वायु को आवरण पैदा करता है तो आपके आंत में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रकार का आवाज वहां पर उत्पन्न होता है। और अगर आपके अमाशय में अगर वायु वहां पर निवास करता है तो आपके नाभि और आपके हिप में और आपके हृदय में एक प्रकार का पीड़ा होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको कल समझाऊंगा। और देता हूं मुझे आदि विदा। जय श्री राम।